वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज हम टेस्ट 9 का पार्ट 2 आपके सामने लेकर आए हैं। पार्ट 1 हमने पिछले लेक्चर में किया था, इसको हमने यूट्यूब पर भी अपलोड किया है, आप लोग वहां से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। और हमारी ऐप में भी ये अपलोडेड है। बाकी जो बच्चे हमारे ऐप पे जुड़े हैं वो उसको ऐप में देख सकते हैं। आज हमें इसी का पार्ट 2 करना है। उसमें हमने लास्ट में 75 क्वेश्चन कवर किए थे। आज हमें रिमेनिंग 75 क्वेश्चन को कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 76, द शेप ऑफ क्रोमेट आयन CrO4 2-। क्रोमेट की बेटा स्ट्रक्चर हम ये पढ़ते हैं। क्रोमेट की स्ट्रक्चर क्या है हमारी? Cr होल रेज़्ड टू द पावर 2-। ये क्या है हमारा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो ये आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 77 में आते हैं। द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट डी के केस में कब आता है? जब डी में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से किसके पास है? 3d5 के पास है। तो डी में जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम निकालते हैं μs = √n+2 bm। bm मीन्स बोहर मैग्नेटॉन। तो जब जिसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें म्यू का वैल्यू आएगा 5.92। तो एन का वैल्यू 5 रखोगे, 5 × 5 + 2 7, 5 × 7 से कितना आ जाएगा? 5 × 7 से 35, और √35 का वैल्यू आएगा 5.92। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी के पास हैं, तो इसी का मैग्नेटिक मोमेंट भी सबसे ज़्यादा आएगा। क्वेश्चन नंबर 78, एक्टिनाइड शो ए लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन लैंथेनॉइड बिकॉज। क्यों ज़्यादा करते हैं बेटा? उसमें 5f है, 6d है, 7s है, कंपैरेबल एनर्जी के हैं, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कॉम्प्लेक्स के बनने की, ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट के बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 78 का ए। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं। इन न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड 2। KMnO4 किस में? इसकी मैं न्यूट्रल वाले की आपकी रिएक्शंस लिख देता हूँ। ये हमने डी ब्लॉक में आपको बताया था KMnO4 की रिएक्शंस। 2MnO4 H2O प्लस I नेगेटिव, आयोडाइड आयन क्या है? I नेगेटिव, तो ये बदल जाता है 2MnO2 प्लस 2OH आयन प्लस IO3-। तो I नेगेटिव को किस में बदल दिया इसने? आयोडेट आयन में कन्वर्ट कर दिया। ये I नेगेटिव था और यहाँ पे क्या बन गया? आयोडेट आयन IO3-, इसमें कन्वर्ट है। तो आंसर हो गया 79 का बी। क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं। विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट तो डी ब्लॉक को कहते हैं, और ट्रांजिशन के भी अंदर लैंथेनॉइड के अंदर, लैंथेनॉइड के जस्ट बाद क्या था हमारा? 14 एलिमेंट उसके थे लैंथेनॉइड सीरीज के, और एक्टिनॉइड के जस्ट बाद, एक्टिनियम के जस्ट बाद 14 एलिमेंट किसके थे? एक्टिनॉइड सीरीज के। तो क्या है हमारे? इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो आंसर क्या हो गया हमारा? डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम साइज? जिरकोनियम बेटा है 4d सीरीज का मेंबर, हॉफनियम है 5d सीरीज का मेंबर। हॉफनियम से पहले 14 एलिमेंट्स किसके आते हैं? लैंथेनॉइड के, जिनमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, और इसी वजह से जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज दोनों का सेम आ जाता है। हाँ जी बोलिए बेटा, भास्कर जी बताइए। बोलो भास्कर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी बताइए। हाँ जी सर, वो बाय मिस्टेक हो गया सर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं। द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ V2O5। V2O5 हमने कहाँ पढ़ा था? जब SO2 को SO3 में कन्वर्ट किया, H2SO4 के फॉर्मेशन के जो आपकी मेथड्स पढ़ा था आपने उसमें। तो V2O5 इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के बनाने की जो आपकी मेथड थी उसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहा था। ये हमने पी ब्लॉक में पढ़ा था ग्रुप 16 में, ठीक है। तो V2O5 उत्प्रेरक की गति इसकी किस क्षमता के कारण होती है? द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ V2O5 इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस ड्यू टू, किसकी वजह से होती है बेटा V2O5 में? हाँ, ये है आपका जिसमें भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो ऑक्सीडेशन स्टेट की। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जो आपके कौन? आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स।
तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ही उनमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का एक ऑप्शन क्या है हमारे पास, बी, ऑल्टरनेट बिटवीन +4 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो जहाँ भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा वहाँ पर उन एलिमेंट्स को हम अब किस में यूज़ कर सकते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी में, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। ठीक है, ये तो ये उसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं डी ब्लॉक की, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और इसी वजह से हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को एज ए कैटलिस्ट की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में आते हैं, वाई डज Cu1+ आयन, Cu1+ में अगर आप बात करो तो Cu1+ ये है बेटा 3D10। तो ये क्या कह रहा है, वाई डज Cu1+ डिस्प्रपोर्शनेशन इन एक्वस। तो Cu1+ किस में जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर Cu में, Cu क्या हो जाएगा, सॉलिड, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, या एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Cu+2 में, Cu+2 + 1 इलेक्ट्रॉन, इधर ऑक्सीडेशन हुआ उधर रिडक्शन हुआ। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और एक ही स्पीसीज का रिडक्शन होता है उसको कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यही बोला है कि वाई डज Cu1+ अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। क्यों शो करता है डिस्प्रपोर्शनेशन CuSO4, इसकी क्या है आपका, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu2+ कंपनसेटिंग द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से ज़्यादा होने की वजह से ये Cu2+ आयन की जो सेकेंड वाले की हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो किस में चला जाता है आपका, इसकी टेंडेंसी Cu2+ आयन की जब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है लैटिस एंथैल्पी कम हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो दोनों ही चीज़ें आपके क्या होती हैं, नीचे आने पर क्या, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं डाउन दी ग्रुप आने पर हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, घटती है। साइज जैसे जैसे आपका क्या होगा, घटता चला जाएगा, वैसे वैसे हाइड्रेशन बढ़ता चला जाएगा। तो Cu2+ का साइज Cu1+ के कंपैरिजन में कम होगा, छोटा होगा, और इसकी वजह से उसका हाइड्रेशन बढ़ जाता है। तो जो छोटे आयन होते हैं उनका हाइड्रेशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो बड़े आयन्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, डिस्प्रपोर्शनेशन किस वजह से होता है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu2+ आयन कंपनसेटिंग द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये वाला आपका रीजन हो गया इसका डिस्प्रपोर्शनेशन करने का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं, कंसीडर द आयन Eu2+ आयन और यटर्बियम YB। EU किस में आता है बेटा, EU आता है लैंथेनॉइड्स में, और आपका EU और यटर्बियम ये भी किस में आता है, लैंथेनॉइड्स में। दोनों ही लैंथेनॉइड्स के हैं, EU वाला भी और यटर्बियम का भी। यटर्बियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो आता है 4F14 और EU का कॉन्फ़िगरेशन आता है, ये आता है 4F7। ये कम्प्लीटली हाफ फील्ड का केस, ये कम्प्लीटली फुल फील्ड का केस। तो इसने कहा कंसीडर द आयंस EU2+ और YB2+, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो पहला क्या हो गया, बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो क्या करें, ऑक्सीडाइज कौन होगा, जो दूसरे को खुद रिड्यूस होगा दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरा कह रहा है बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ठीक है, तो दोनों क्या है आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। EU2+ 4F7 है और YB2+ और बोथ आर रिड्यूसिंग, दोनों ही। अच्छा हाँ, अब देखते हैं जी, ये क्या है +2 में और ये भी क्या है +2 में। दोनों कैसे हैं, लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स में हमने क्या पढ़ा है बेटा, +3 इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। तो +2 वाला भी किस में जाना चाहेगा, +3 में। ऐसे इधर भी YB+2 ये भी किस में जाना जाएगा, +3 में। तो अगर ये +2 वाला +3 में जाएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो दूसरे को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा। तो दोनों ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जिनका खुद का ऑक्सीडेशन हो तो वो दूसरे को रिड्यूस करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर दोनों ही किस में जाना चाहेंगे, +3 में, क्योंकि हमने पढ़ा है लेंथेनॉइड की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। तो ये +2 से +3 में जाएंगे, कैसे जाएगा, जब EU+3 में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ऐसे ही आपका यटर्बियम YB2+, जब ये यटर्बियम 3+ में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन को ये भी रिलीज करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन को जो भी स्पीसीज लेगा उसका तो होगा रिडक्शन। करने वाला कौन है, अगर ये ना इलेक्ट्रॉन निकालते तो वो रिड्यूस ना होते, तो इसलिए इनको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट।
तो दोनों ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। आंसर क्या हो गया बेटा? बी। क्वेश्चन नंबर 85 में आते हैं। इन द 3D सीरीज E0 M2 + 2M फॉर Cu इज पॉजिटिव। Cu के लिए ये क्या है आपका? ये तो ये कह रहा है कि पॉजिटिव है, तो इसका कारण क्या है? दिस इज ड्यू टू, इसका कारण है बेटा आपका जिनकी भी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होती है और हाइड्रेशन की एंथैल्पी कम होती है, उन सब के रिडक्शन पोटेंशियल, ये हम बेटा इसमें कह सकते हो आप रेडॉक्स वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं और इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। जिनकी एटोमाइजेशन की एंथैल्पी हाई हो और जिनकी हाइड्रेशन की एंथैल्पी लो हो, उनके आपके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएंगे वो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं और उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबके पॉजिटिव में आते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर का मतलब क्या है? हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो हाइड्रोजन का वहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल था 0 और जो उसमें ऊपर रखे थे उन सब का था पॉजिटिव और जो उससे नीचे रखे थे उन सब का था नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्वेश्चन नंबर 86 में आते हैं। K3FeCN6, यहाँ पे अगर आप Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये आएगा +3। Fe +3 में है। Fe का तो हमने ये पढ़ा था आर्गन 3D6 4s2, तो Fe +3 में कितना हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो ये 3D5 हो जाएगा। और 3D5 में तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आते हैं बेटा। n = 5, n = 5 है तो ये 5.92 होगा। तो ये कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ K3FeCN6 इज 1.73। ये 1.73 तो बेटा μs का वैल्यू तब आता है जब n का वैल्यू 1 हो। अगर n का वैल्यू 1 होता है तो 1.73, n का वैल्यू 2 होता है तो 2.73, 2.8 के आसपास 2.78, और n का वैल्यू 3 होता है तो 3.84, n का वैल्यू 4 होता है 4.87, n का वैल्यू 5 होता है 5.92। तो हम ऐसे ही जनरली याद रख लेते हैं कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा 1 पॉइंट समथिंग, n = 2 होगा 2 पॉइंट समथिंग, n = 3 होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? 3 पॉइंट समथिंग। n = 4 होगा तो हम कहेंगे 4 पॉइंट समथिंग, n = 5 होगा 5 पॉइंट समथिंग। तो इसने कहा कि K3FeCN6 के केस में ये 1.73 है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 5 डी में जबकि 5 थे तो 5 का एक अनपेयर्ड कैसे रह गया होगा? जब इसने पेयरिंग करा दिया होगा। और पेयरिंग कब को होता है? जब लीगेंड क्या होते हैं इन कॉम्प्लेक्सेस में? लीगेंड कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग लीगेंड होते हैं। तो CN यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड का काम करेगा, इसी ने पेयरिंग कराया, इसीलिए एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा और मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 1.73 आया। और जबकि K3FeF6 में ये 5.92 है, मतलब इसने पेयरिंग नहीं कराया होगा। तो इसका मतलब है F क्या है? वीक लीगेंड। तो इसमें यही बताना था, साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉजिंग पेयरिंग while फ्लोराइड इज ए वीक फील्ड लिगेंड डज नॉट कॉज पेयरिंग। आंसर क्या हो गया बेटा? बी। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। CrO4 2-, ठीक है, और Cr2O7 एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इन एक्वस सॉल्यूशन, विच कंडीशन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट को कौन सी कंडीशन फेवर करेगी? CrO4 2-, इससे क्या बनना है हमारा? Cr2O7 2-, ये बनना है। ये कह रहा है कि दोनों किसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में। ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जो इसको फेवर करेगी? CrO4 होता है टेट्राहेड्रल और यहाँ पर 2 CrO4 मिलकर क्या करते हैं बेटा? एक O निकल जाता है और एक O तब निकलेगा जब क्या हो? इसमें एक O निकला है तो एक O को लेके कौन गया होगा? एक O को लेके गया होगा कोई H पॉजिटिव आयन। Cr2O4 2-, Cr2O4 2- Cr2O7 के साथ इक्विलिब्रियम में कब आता है? एसिडिक मीडियम में। तो लेकिन बात आती है कि कौन से वाले मीडियम में आएगा? एसिडिक मीडियम में भी ये कम pH पर या ज़्यादा pH पर। जब HN कौन ले, या इसका O कौन ले जा सकता है? HN।
HN लेने के लिए, HN देने के लिए क्या होना चाहिए, pH कम। तो जितना कम pH होता है उतना ही ये ज़्यादा एसिडिक होगा, और जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ही जल्दी ये इससे O लेकर जाएगा, क्योंकि 2 CrO4 से Cr2O7 2- बनना है। तो इसका मतलब है एक O निकलेगा इसमें से, एक O2- की फॉर्म में चला जाएगा, उसके साथ 2H पॉजिटिव जुड़ जाएगा और 2H पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा। ये इस तरह से होगा। तो 4 यूनिट का नेगेटिव चार्ज, 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, ओवरऑल चार्ज 2- ये देखो। तो ये रिएक्शंस होती है, और ये रिएक्शन कब हुई, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में। और जब जितना ज़्यादा एसिडिक मीडियम होगा, जितना एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, उतना ही pH कम होगा। तो लो pH पर ये आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 में देखते हैं जी क्या है। अमंग द लैंथेनॉइड सीरियम कैन शो ए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। द रीज़न इज सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सीरियम +4 का अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये आता है 4F0, ये आता है। ठीक है, सीरियम स्टार्टिंग में ये बेटा एलिमेंट्स, तो सीरियम +4 क्या है, 4F0 का मेंबर है। स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, 4F0 तो क्या हो गया, पास वाली नोबल गैस के जैसा आएगा ये। स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसने पूछा है द रीज़न इज, तो रीज़न क्या हो जाएगा, C+4 अटेन ए स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 89। ए ट्रांजिशन मेटल M फॉर्म्स एन ऑक्साइड MO3 विच इज एसिडिक एंड फॉर्म्स सॉल्ट। ठीक है, ऐसा इनमें से ऐसा कौन सा है जो सॉल्ट भी बनाता है और बेसिक मीडियम में ये क्या होता है आपका M2O4 2- की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एसिडिक में किसमें, मेटल के साथ ये MO3 बनाता है जो कि एसिडिक नेचर का है, और सॉल्ट बनाता है M2O4 2- इन बेसिक मीडियम। तो ऐसा है बेटा CrO3 हम पढ़ते हैं क्रोमिक ऑक्साइड जो कि क्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो CrO3 एक कैसा है, एसिडिक ऑक्साइड है। तो क्रोमियम आपका CrO3 MO3 की फॉर्म में, M की जगह Cr आ गया बस। तो एसिडिक मीडियम में CrO3 बनाता है क्रोमियम, लेकिन जैसे हम बेसिक मीडियम में जाते हैं तो तब वहाँ पे Cr2O4 2- का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसी मेटल कौन सी है जो एसिडिक मीडियम में इसका ऑक्साइड एसिडिक हो और बेसिक मीडियम में इसका ऑक्साइड M2O4 टाइप का हो, और ये तो ऐसा हमारी मेटल कौन है, ऐसी मेटल है हमारी क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 90 आते हैं। व्हाट इज द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज Mn की, और ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेडली हाई कंपेयर टू आयरन, आयरन के कंपैरिजन में मैग्नीज की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2, और Fe का कितना है बेटा 3d6 4s2। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके होंगे, अब ये 3d5 कम्प्लीटली हाफ फील्ड का केस बन गया जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आता है। अब अगला थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर निकालेगा तो तुम एक स्टेबल को अनस्टेबल कर रहे हो ना, तो एनर्जी ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी, इसीलिए इसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी आयरन के मुकाबले ज़्यादा हाई होती है। तो यहाँ पे यही बोला है, देखो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल 3d5 कॉन्फ़िगरेशन इन Mn+2, ये इसका रीज़न है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 90 का ए हो गया। 91 पे आते हैं। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, सिल्वर का एक्सट्रैक्शन करते हैं बेटा, ये है हमारी मैकआर्थर फॉरेस्ट। हमने इसको किस में पढ़ा था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में बताया था आपको। Ag Au, इनके मैकआर्थर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, Ag और Au का एक्सट्रैक्शन करते हैं। और ये इसकी रिएक्शन भी मैंने वहाँ पे लिखाई थी, नहीं लिखी थी तो बेटा फिर से लिख लो आप। Ag की रिएक्शन भी ऐसे ही है और Au का भी सेम ऐसे ही, बस Ag की जगह Au आ जाएगा। 8NaCN प्लस 2H2O प्लस O2 एरो 4NaAgCN2 प्लस 4NaOH, ये थी बेटा इसकी रिएक्शंस।
तो हम Ag ऐसी कोई भी वो और है जिसके अंदर हम NaCN डालते हैं, वाटर डालते हैं, O2 पास करते हैं, तो वहाँ पर Ag का एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है AgCN ट्वाइस, जिसमें Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1। तो यहाँ पे यही पूछा है क्या, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर यूजिंग मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज, ये AgCN ट्वाइस 1-, देखो Na के ऊपर प्लस है तो इस पूरे के पे कितना आएगा -1 चार्ज। तो यही दिया है इन्होंने, आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है, इसको कह रहा है कि अगर हम इसको 513 तक हीट करें तो क्या होगा, 2 KMnO4, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये टूटता है K2MnO4 में प्लस MnO2 में प्लस O2 में। तो आंसर क्या हो गया, ए। ये रिएक्शन हमने KMnO4 के टाइम पे बताई थी बेटा, डी ब्लॉक में पढ़ा रहे थे हम आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई अक्रॉस द 3D ट्रांजिशन सीरीज। 3D में पढ़ी थी बेटा हमने, जब ये आयनिक रेडियाई वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहाँ पे क्या किया था, लेफ़्ट टू राइट जाने पर पहले तो रेडियस घटी, बीच में जाकर ये लगभग कांस्टेंट हो जाती है, और लास्ट में फिर थोड़ा सा उछाल आता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से। तो यहाँ पे वही है आपका, ये हमने कब बताया था आपको 3D में, अब आपकी आयनिक रेडियाई वाला वो पढ़ी थी, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो पहले तो स्टार्टिंग में घटती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, बीच में जाकर ये कांस्टेंट हो जाती है मिडिल में, और फिर एंड में जाकर ये इंक्रीज हो जाती है। तो आंसर क्या हो गया बेटा, सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग डी ब्लॉक एलिमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इसमें से डी ब्लॉक के लिए इनकरेक्ट है। पहला, फर्स्ट ऑप्शन ए देखते हैं क्या है जी, द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज मैक्सिमम फॉर मेटल्स नियर द मिडिल ऑफ द सीरीज, बिल्कुल ठीक है जी ये बात, तो तभी तो वहाँ पे कांस्टेंट हो गई थी बेटा। नेक्स्ट सेकंड में क्या हो गया था, तभी तो आयनिक रेडियाई हमारी क्या हो गई थी, कांस्टेंट हो गई थी वहाँ पे मिडिल में जाके। दूसरा हो गया डेंसिटी डिक्रीजेज कंटिन्यूसली, नहीं कंटिन्यूसली कहाँ होती है भाई, लेफ्ट टू राइट जाने पर मिडिल तक क्या हुआ, डिक्रीज हुआ क्या, रेडियस डिक्रीज होने से क्या हुआ, वॉल्यूम घटा, और वॉल्यूम घटने से क्या होता, डेंसिटी बढ़ा। तो स्टार्टिंग में तो डेंसिटी बढ़ेगी न कि घटेगी, ठीक है। तो कंटिन्यूसली फ्रॉम, ये कह रहा है कि ये डिक्रीज ही हो रही है, तो ये भी हमारा गड़बड़ हो गया, गलत, हमें तो गलत ही बताना था, इनकरेक्ट बताना था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में आते हैं, द डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है, एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन एक ही स्पीसीज का रिडक्शन, उसे कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। तो MnO4 2-, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, MnO4 2- में Mn का ऑक्सीडेशन आएगा बेटा +6। अब ये KMnO4 की फॉर्म में जब ये कन्वर्ट होता है MnO4 1- में, तब ये हो जाता है +7, और जब ये MnO2 में बदलता है तब ये हो जाता है +4। तो एक ही स्पीसीज किस में कन्वर्ट हो रही है, +4 वाली स्पीसीज MnO2 में, या +7 वाली स्पीसीज किसमें, KMnO4 वाली MnO4 1- में। तो इसने कहा है इन एन एसिडिक मीडियम यील्ड, क्या यील्ड होता है बेटा, KMnO4 का डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, और ये किस में कन्वर्ट होता है, एक तो MnO2 में और एक आपका MnO4 1- में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी बैठता है इससे। तो क्वेश्चन नंबर 96 में आते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट, द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Cr एंड Cu। तो इसके लिए पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए Cr का। Cr का है 3d5 4s1 और Cu का है 3d10 4s1, ये है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cr एंड Cu रिक्वायर्स डिसरप्टिंग द स्टेबल D5 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा और D5 में आ जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी आराम से निकल जाएगा, D10 में आ जाएगा। D10 क्या हो गया, कम्प्लीटली फुल फील्ड वाला केस हो गया। D5 क्या हो गया, कम्प्लीटली हाफ फील्ड का केस हो गया, और दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसने यही पूछा है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसलिए ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है इसके, क्योंकि यहाँ पे जब रिमूवल करेंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन का तो वो D5 से जाएगा और एक D10 से जाएगा, जहाँ से निकालना इलेक्ट्रॉन को मुश्किल है, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू ज़्यादा आया है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया बेटा, फर्स्ट बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द
करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 97 में आते हैं। असर्शन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट ऑफ द 5D ट्रांजिशन सीरीज आर वर्चुअली द सेम एज दोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द 4D सीरीज। 5D के कह रहा है कि जो आपकी सेम है किसके, 4D के। क्यों सेम है 4D के? क्योंकि जब हम 5D सीरीज में घुसते हैं तो वहाँ पे हॉफनियम पर जैसे ही जाते हैं ना, तो हॉफनियम पे वहाँ पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट देखने को मिलता है। नहीं तो हम तो यही सोच के बैठे थे कि जिरकोनियम से हॉफनियम में जाएंगे, जिरकोनियम 4D का है और हॉफनियम 5D का है, तो 4D से 5D में जाने पर पूरा एक शेल बढ़ जाएगा तो साइज बढ़ जाएगा। लेकिन साइज हमको क्या देखने को मिला, दोनों का साइज लगभग सेम। क्यों सेम है? क्योंकि उससे पहले 14 एलिमेंट आए लैंथेनॉइड सीरीज के जिनमें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। इस वजह से 4D और 5D सीरीज के जो मेंबर हैं लगभग सेम साइज के होते हैं। अब इसने इसका रीजन कहा। रीजन क्या है? दिस इज ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स नॉन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये तो बात बिल्कुल ठीक है दोनों ही। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं, ये कौन सा था, 98 पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 98 स्टेटमेंट 1 कह रहा है परमैंगनेट टाइट्रेशन आर नॉट कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ परमैंगनेट टाइट्रेशन आर नॉट कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिड्यूसेज परमैंगनेट आयन टू Mn2+ एंड गेट, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा। इसलिए नहीं करते हैं हम उसको HCl में, क्योंकि HCl उसको क्या कर देता है, खुद तो Cl2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसको KMnO4 को Mn+2 में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए हम नहीं चाहते हैं उसको ये, इसलिए हम इसकी टाइट्रेशन में HCl को अवॉइड करते हैं। तो यही आपका स्टेटमेंट ठीक है बेटा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 99 में आते हैं। असर्शन जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये सब क्या है, ग्रुप 12 के मेंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ मैं एक बार लो दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, पीरियोडिक टेबल में देख लिए आप। ये ग्रुप 12 है हमारा, इसमें जिंक है, कैडमियम है, मरकरी, ये सब क्या है, ग्रुप 12 के मेंबर्स हैं। तो इनमें सब में क्या है, 3D10 4s2 का केस है। ठीक है जी, चलो वापस आते हैं वहीं पर ही। अब और क्या कह रहा है ये, रीजन क्या है, आर नॉट कंसिडर द ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको हम ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते क्योंकि इनका डी ऑलरेडी भरा हुआ है। ठीक है, तो इनमें डी ट्रांजिशन हो नहीं सकता। ये क्या कह रहा है, दे हैव कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल Nd10 इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2। कॉमन ऑक्सीडेशन इनकी स्टेट क्या होती है, +2। जैसे Zn +2 में ही पाया जाएगा, उसके अलावा उसकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलेगी। तो +2 वाले केस में D10 में मिलेगा, और D10 तो क्या पूरी तरह भरा हुआ है, तो वहाँ पे कोई आपका ट्रांजिशन होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए कह रहा है। और इसीलिए इनके सॉल्ट होते हैं Zn +2 वाले, वो सब कैसे होते हैं, कलरलेस, क्योंकि डी ट्रांजिशन तो हुआ नहीं उनमें। तो यही पूछा, दे हैव कम्प्लीटली फिल्ड, तो ये तो दोनों ही ठीक हो गए बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 100 पर देखते हैं। स्टेटमेंट 1 दिया है +3 ऑक्सीडेशन इज द मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल लैंथेनाइड, बिल्कुल ठीक है, अभी बच्चे बताया था। फिर कह रहा है सेकंड, लैंथेनाइड डू नॉट शो एनी अदर, बिल्कुल क्यों नहीं शो करते बेटा, +2 भी करते हैं, +4 भी करते हैं। तो ये सेकंड वाला गलत हो गया, तो फर्स्ट सही है और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि उनमें +3 के अलावा भी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है लैंथेनॉइड्स में। क्वेश्चन नंबर 101 में आता है, इसमें कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये सारे जो बताए हैं इसने, बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, थैलियम हो गया, ये सब क्या हैं, ये सब ग्रुप 13 के मेंबर्स हैं। और ग्रुप 13 के मेंबर्स में डाउन द ग्रुप जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है। तो स्टार्टिंग वाले मेंबर +3 शो करते हैं, लेकिन नीचे वाले मेंबर +3 के साथ साथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, क्योंकि वहाँ पर S के इलेक्ट्रॉन अपने आप को इनर्ट कर लेते हैं, Z इफेक्टिव बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है इसलिए। तो जो थैलियम है वो थैलियम +1 ही शो करते हैं, इनकी सबसे थैलियम की जो है
+3 के कंपैरिजन में +1 ज़्यादा स्टेबल उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यही है आपका। तो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट किस में देखने को मिलेगा, नीचे वालों में मिलता है। तो नीचे वाले इनमें सबसे कौन है, थैलियम। व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 13, ग्रुप 13 है ये भी। इनमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 के साथ साथ +1। ये रहा देखो, बोरॉन +3 में शो करेगा, लेकिन थैलियम +3 में भी और +1 में भी। ठीक है, ऐसे गैलियम भी +3 में और +1 में। तो नीचे की तरफ जाने पर इनमें +1 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने लगता है। क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ पे BF3 एक लुईस एसिड का काम करता है, क्योंकि बोरॉन यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की फॉर्म में आ जाता है, 3 F के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके। सही है, ये ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है इसका, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी है, तो लुईस बेस है। H2O ये भी लुईस बेस का काम करेगा, क्योंकि O के ऊपर लोन पेयर है। CH4 ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा किया हुआ है। तो ये लुईस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो BF3 ही है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का काम करता है। द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सिलिकेट, सिलिकेट की बेटा स्ट्रक्चर यूनिट ये होती है O ऐसे स्ट्रक्चरल यूनिट O-O-O- ऐसे। ये हमारा सिलिकेट है SiO4 4- जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है। तो यही है आपका बेसिक यूनिट। 105, कैटिनेशन सबसे ज़्यादा बेटा कार्बन में पाई जाती है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ। अर्थ में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, हमने तो यही पढ़ा है कि नाइट्रोजन पाई जाती है 79% के आसपास। बाकी रिमेनिंग 20% के करीब कौन है, रिमेनिंग 20% के करीब है ऑक्सीजन, और बाकी जो बचा ट्रेसिस में वो सब दुनिया भर की गैसेज। 107, PCl5 एग्जिस्ट एज बट NCl5 डज नॉट। क्यों, PCl5 में जो फॉस्फोरस है उसके पास D ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, तो अपना ऑक्टेट एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन नाइट्रोजन में D सेकंड पीरियड का मेंबर है, D ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है, तो अपना ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। 3 से ज़्यादा या 4 से ज़्यादा ये कोवैलेंसी शो नहीं करता है नाइट्रोजन। 4 भी किसमें, क्वाटरनरी अमोनियम वालों में, जहाँ N4 वैलेंसी शो करता है। ठीक है, वैसे तो 3 करता है, पर क्वाटरनरी अमोनियम में 4 आ जाती है, बस इससे ज़्यादा नहीं आती है। तो ये कह रहा है NCl5 इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास D वैकेंट D ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। HCF4 ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था बेटा। जीनोन के पास 4 बॉन्ड पेयर और 4 ही लॉन पेयर, वो 4 ही इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर की फॉर्म में, 2 लॉन पेयर। तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है जीनोन की, F ये इस तरह से, ये और ये 2 लॉन पेयर यहाँ पे होते हैं इस तरह से एक्सियल पोजीशन पर, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर। इनको सबको मिलाओगे एक स्क्वायर बन जाएगा और सारे के सारे एक प्लेन में आ जाएंगे, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजेंस हैज ए हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है बेटा। ये हमने पीरियोडिसिटी में बताया था। वैसे तो एक्सपेक्टेड तो ये था कि फ्लोरीन की होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। पर फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से वहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो मिलती है वो किसकी आती है, क्लोरीन की आती है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें सब में सबसे ज़्यादा एसिड क्या होता है, जो जितनी आसानी से HN दे दे। तो सबसे ज़्यादा आसानी से HN HI देगा, क्योंकि यहाँ पे I का साइज बड़ा है, तो आराम से ये HN को निकाल सकता है। तो जो जितनी जल्दी HN देगा वो उतना ही बढ़िया एसिड होगा। तो HI यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। विच नोबल गैस इज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में कौन सी बेटा, जो रेडियो एक्टिव होगा। रेडियो एक्टिव किस में आता है, रेडॉन, 83 के बाद वाले रेडियो एक्टिव में, तो ये हो जाएगा। 112, अमोनिया इज द मैन्युफैक्चर्ड बाई हेबर प्रोसेस से बनाते हैं बेटा अमोनिया। नेक्स्ट है 113, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन OOF2, ये है बेटा इसकी। फ्लोरीन तो हमेशा -1 में ही रहेगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल का, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ही खींचेगा, तो इस पर -1 चार्ज आएगा, तो यहाँ पे O पे फिर +1 आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी थी ऑक्सीजन की, क्या होगा, +1। आंसर क्या हो जाएगा, 113 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। SO2 को पानी में डालो H2SO3 बन जाएगा, जो कि एसिडिक है। SiO2 को पानी में डालो, ये सिलिसिक एसिड बन जाएगा।
CO2 को पानी में डालो, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। ये एसिडिक, ये एसिडिक, ये एसिडिक, एम्फोटेरिक सिर्फ ये होगा, ग्रुप 13 का मेंबर Al2O3। क्वेश्चन नंबर 115 115 व्हाइट फॉस्फोरस कंटेन्स P4 मॉलिक्यूल की फॉर्म में, व्हाइट भी और रेड भी दोनों ही P4 की फॉर्म में पाए जाते हैं। 116 द मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस इज, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बेटा व्हाइट फॉस्फोरस होता है, बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन कर जाता है। ओलियम क्या है? ओलियम है H2SO4 प्लस SO3, इसका कंबाइंड फॉर्म को कहते हैं ओलियम, H2H2O7, ये ओलियम है। क्वेश्चन नंबर 118 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीडो हैलाइड्स। CN नेगेटिव को हम सीडो हैलाइड कहते हैं, जो प्रॉपर्टी जो हैलाइड की जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे CN माइनस। क्वेश्चन नंबर 119 हीलियम इज एडेड टू ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ डीप सी डाइवर, ये हमने हेनरी लॉ में पढ़ा था, उसके एप्लीकेशंस में बेटा, ठीक है। और जो क्रैश कोर्स में हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने तो आज ही पढ़ा है बेटा, आज ही पढ़ा है मैंने ये एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, उसमें हमारा डीप सी डाइवर, स्कूबा डाइविंग भी बोला था इसको हमने, तो वहाँ पे हम 11.7% हीलियम को मिक्स करके लेके जाते हैं N2 और O2 के साथ, जिससे हमारा बैंड की सिचुएशन नहीं आ पाता, क्योंकि हीलियम क्या इनर्ट होता है, घुलता नहीं है जल्दी से ब्लड में, ऊपर से साइज में भी छोटा होता है, बैंडिंग की सिचुएशन नहीं होगी, वेन्स को बस्ट करने की पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी। तो इट इज लेस सोलुबल इन ब्लड देन नाइट्रोजन एट ए हाई प्रेशर, तो यही वाला हो गया बेटा ए। ये तो आज ही पढ़ाया आप लोगों को, एप्लीकेशन ऑफ किसके, जो उसके एप्लीकेशन थे हेनरी लॉ के सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। द शेप्स ऑफ XeF2 बेटा ऐसे था शेप है, जीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ ये शेयर हो जाएगा, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर की फॉर्म में ऐसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे अरेंज हो जाएगा। ये इसको क्या कहेंगे, तीनों को एक ही लाइन में रख दिया तो क्या हो गया, लीनियर। तो XeF2 लीनियर होता है, केमिकल बॉन्डिंग में बताया था बेटा। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन अभी बताया था, NH4 के केस में या क्वाटरनरी अमोनियम के केस में नाइट्रोजन 4 वैलेंसी शो करता है। ये मैंने सपोज करो अमोनियम पॉजिटिव आयन बना दिया, ये था नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 होगी। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का और होता है बेटा, कई बार पढ़ा चुके हैं इसको। द नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स किससे मिलके बनता है, NaOH से बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और बोरिक एसिड H3BO3 से मिलके बनता है, ये वीक एसिड है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं बेटा। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में बताया था, अभी रिसेंटली इक्विलिब्रियम पढ़ाया था जब आपको। सिंथेसिस ऑफ XeF6, Fe का सिंथेसिस करते हैं बेटा, ये तो आपको फैक्चुअल है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा मेथड से। ये है B, जीनोन और F2 को 1:20 के रेशो में 573 केल्विन पर 60 to 70 बार पर हम मिक्स कर देते हैं और इसको हीट कर देते हैं, टेम्परेचर 573 केल्विन यानी कि 300 डिग्री C का टेम्परेचर अटेन कर लेते हैं। तो इससे हमारा XeF6 का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रिपरेशन मेथड था, ग्रुप 18 में पढ़ाया था। 125 विच एलिमेंट डज नॉट फॉर्म सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड कौन सा नहीं है बेटा, ब्रोमीन। वाटर का नाम सुना है, ब्रोमीन लिक्विड की फॉर्म में रहता है ये तो ये सॉलिड की फॉर्म में नहीं रहता। फॉस्फोरस सॉलिड होता है, आयोडीन के क्रिस्टल्स होते हैं, ये भी सॉलिड है, एसिटीन भी सॉलिड होता है। तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ब्रोमीन किस फॉर्म में रहता है बेटा, लिक्विड फॉर्म में, इसीलिए हम ब्रोमीन को क्या कह देते हैं, ब्रोमीन वाटर कह देते हैं, ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। हीटिंग ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट किया, ये है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो ये बन जाएगा N2 प्लस 4H2O प्लस Cr2O3, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इसने पूछा है कि गर्म करने पर क्या उत्पन्न होता है, देख लो क्या उत्पन्न हो रहा है बेटा, N2 गैस उत्पन्न हो रही है ये रही। और कोई भी होता ऑप्शन में Cr2O3 भी होता तो ये भी लिख देते। क्वेश्चन नंबर 127 विच एसिड ऑफ फास्फोरस कंटेन 1 pH बॉन्ड। H3PO4 की स्ट्रक्चर पड़ी थी बेटा, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस में ये है बेटा 3 OH, ट्राई बेसिक होता है, ये 3 OH है इसके पास, इसमें कोई भी कैसा बॉन्ड नहीं है, pH बॉन्ड नहीं है H3PO4 में, तो ये तो कट गया।
फिर फॉस्फोरस एसिड, ये ऐसा था बेटा, P डबल बॉन्ड O, एक H है, 2 OH है इसके पास। तो इसमें 1 pH बॉन्ड, यहाँ भी इसने ही बोला 1 pH बॉन्ड, तो आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। फिर भी मैं बाकी का भी बता देता हूँ। H3PO2 कैसा होता है, ये होता है, एक H, फिर यहाँ पे 2 H और एक OH, ये है H3PO2। और H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये आगे बनाऊंगा, ये ऐसे होता है, P डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ पे O, फिर यहाँ पर P डबल बॉन्ड O, ये OH, ये OH ये है। इसमें भी एक भी pH बॉन्ड नहीं है ना, इसमें कोई pH बॉन्ड है, तो दो में तो pH बॉन्ड है नहीं, तो ये दोनों गए। तो आंसर हाइपोफॉस्फोरस है, ये भी गया, तो आंसर बी हो गया बेटा। नेक्स्ट है 128, नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज XeO3। जीनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 3 O के साथ मिलकर ये इस तरह से 6 यूज़ कर चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर की फॉर्म में। ऐसी स्ट्रक्चर तो हमने अमोनिया की पढ़ी थी, NH3 ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो ऐसा कौन सा हो गया इसमें, इसने पूछा है लॉन पेयर कितने होंगे, 1 होंगे बेटा, एक ही तो लॉन पेयर है इसके पास। 129, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर जनरली, ये क्या होता है, जब दो हेलोजन अलग अलग होंगे बेटा, तो उसमें क्या हो जाएगा, इंटर हेलोजन में उनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो पोलर हो जाएगा, और पोलर वाले क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू प्योर हेलोजन्स। 130, द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या है, नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल में से वाटर निकाल दो, नाइट्रिक एसिड देखते हैं जरा, 2HNO3, यहाँ से बनेगा N2O5 प्लस H2O, ये लो जी हो गया। तो क्या है ये, इसने पूछा है एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या है, N2O5, आंसर चेक करो कौन सा है, डी। ऐसे ही N2O5 को पानी में घोलेंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 131, साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसमें पूछा है नंबर ऑफ POP बॉन्ड साइक्लिक ये है बेटा इसकी स्ट्रक्चर, मेटाफॉस्फोरिक एसिड साइक्लिक फॉर्म में कुछ ऐसा, जैसे बेंजीन नहीं होता है, ये ऐसे इस टाइप की स्ट्रक्चर में रहता है ये। ये पूछा है POP बॉन्ड कितने, एक POP बॉन्ड, दूसरा POP बॉन्ड, तीसरा POP बॉन्ड, तो 3 है, आंसर यही हो गया। 132, करेक्ट ऑर्डर, ये बेटा ये भी हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हैलोजन की, उतना ही ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी इसके ऑक्सो एसिड्स में। तो ये ऑक्सो एसिड्स हैं किसके, हैलोजन के, क्लोरीन के। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट HClO4 में है, कितना है, +7, यहाँ पर 3 दूनी 6 और एक ये प्लस का हो गया, प्लस का 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 -1 3, प्लस का 3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। तो सबसे जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही वो ज़्यादा एसिडिक, तो इसलिए आंसर ए हो जाएगा। 133, हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF6, XeF6 के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, ये बेटा डिपेंड करेगा कंडीशंस पर, लगभग ये तो सारे ही बनते हैं, XeO3 बनता है, XeO2F2 भी बनता है, XeOF4 भी बनता है, तो ऑल ऑफ द अबाउ डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। नेक्स्ट है 134, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ NCl3, NCl3 के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, रिएक्शन लिख दो जी, सफिशिएंट वाटर ले लिया तो क्या बन जाएगा, N तो चला जाएगा अमोनिया में, और 3 बन जाएंगे HOCl, ठीक है। तो ये बन गया है कोई ऐसा आंसर, NH3 एंड SOCl, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, द रिएक्शन ऑफ Cl2 विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, Cl2 की रिएक्शंस ये बेटा हमने हेलोजेंस में ही बताई थी आपको, जब Cl2 और किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्शंस कराते हैं, हॉट NaOH, इसको हीट कर देते हैं, तो यहाँ से बनता है NaCl प्लस NaClO3
अब इसको बैलेंस कर लो आप। 2 Cl है, यहाँ भी 2 Cl है, एक Na 2 Na, तो 2 Na हो गया। ओके कितने हो गए? ओके आपके हैं 3, यहाँ कितने ओके 2। तो लेकिन फिर अब इसमें यानी कि वाटर भी निकलेगा, एक वाटर कर दो। अब आप इसको बैलेंस कर लो आप। बैलेंस कैसे होगा? 2 H2O, अगर हम यहाँ 4 लगाएं 4 यहाँ पे हो जाएगा, 4 NaOH, तो 4 O में से 3 O यहाँ चले गए हैं, 1 O वहाँ चला जाएगा, और Na कितने हो जाएंगे? 2 H2O यहाँ हो जाएगा, Na के Cl कितना? NaOH प्लस NaClO3 प्लस H2O बनता तो बेटा ये है इसका। बाकी इसको बैलेंस कर लेना आप, जैसे भी होगा। NaCl कितने हो रहे हैं? फिलहाल 4 हैं यहाँ पर, वो आप देख लेना कितने बनेंगे किसके, इसको आप वो कर लेना। तो प्रोडक्ट तो बेटा यही है हमारे, एक NaCl बनता है, इसमें NaClO3 बनता है प्लस वाटर, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बाकी इसको बैलेंस करना है आपको। फिलहाल तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे लो, बैलेंस के बिना इसको छोड़ देते हैं। फिलहाल तो हमें प्रोडक्ट याद रहने थे बस, बाकी तो काम आप अब इसका ये हीट कर दिया, हॉट NaOH के सॉल्यूशन के साथ इसको मिक्स किया, तो प्रोडक्ट जो बनते आता है वो आता है NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O, ये बनता है। बाकी को बैलेंस कर लेना आप, इसमें से किसके कितने आएंगे। तो ये आंसर हो गया 135 का बी। द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइबोरेन B2H6। डाइबोरेन का बेटा स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये 4 बॉन्ड तो इसमें ऐसे होते हैं, और 2 बॉन्ड ये बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहते हैं इनको। तो 2 तो इसके पास है ये बनाना बॉन्ड या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और 4 ये वाले बॉन्ड है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर बेटा ये हो गया। 137 में which of the following compound of xenon has a distorted octahedral? तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल के लिए 6 बॉन्ड होने चाहिए, 6 बॉन्ड इसके पास है, और एक लॉन पेयर बच जाएगा, वही डिस्टॉर्ट करेगा, तो आंसर आ जाएगा बेटा HCF6। ये भी हमने जब ग्रुप 18 पढ़ाया था वहाँ भी बताया था, और जब केमिकल बॉन्डिंग बताया था वहाँ भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 138, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और H3PO2, इसमें पूछा है कि बेसिसिटी कितना होगी। अभी पीछे बनाया था हमने, ये है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर, और दूसरा क्या है हमारे पास? H3PO2, ये थी हमारी H3PO2 की स्ट्रक्चर। तो जितने OH होते हैं ना बेटा, वही बेसिसिटी होती है। यहाँ पे 2 OH है, 3 OH है, यहाँ पे बेसिसिटी 3 है। H3PO4 की बेसिसिटी कितनी है? 3। और ये H3PO2, इसकी बेसिसिटी कितनी है? एक ही OH है, तो 1। तो 3 and 1 का ऑप्शन क्या हुआ इसमें से? 3 and 1 ऑप्शन ए। Question number 139. In the preparation of compound of xenon, Bartlett had taken O2 1 plus or PTF6 1 minus as a base compound. This is because ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए बेटा O2 की आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है ना, ये आपका फैक्चुअल है, फिलहाल तो याद रखना पड़ेगा आपको। O2 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 1175 किलो जूल मोल इनवर्स। और दूसरा जो है आपका कौन? दूसरा है आपके पास जीनोन, इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो है 1170 किलो जूल मोल इनवर्स।
ठीक है, तो ये अब इसने पूछा है कि दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, ये इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड जीनोन compounds of xenon Bartlett had taken O2 plus PTF6 1 as a base compound. This is because क्योंकि दोनों की ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगभग समान है, इसलिए हमने इन दोनों को चूज किया। ठीक है बेटा, आंसर ये है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड को हम BOH थ्राइस ये भी कह देते हैं, और ये वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये वाटर से रिएक्शन करके BOH4 1 H प्लस, तो ये क्या है, एक प्रोटोनिक एसिड है, इट इज़ ए प्रोटोनिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड क्या होता है, ठीक है, जो एक HN देता है तो एक HN देगा भी, ये देखो पानी में जैसे घुला ये बन गया, और ये बनकर क्या दे रहा है, ये एक HN दे रहा है, तो इसलिए क्या है, इट इज़ ए प्रोटोनिक एसिड। और कैसा है, मोनोबेसिक एसिड। ये भी कई बार पूछा गया बेटा, बोरिक एसिड में 3 H दिखाई दे रहे थे, कुछ लोग इसको क्या ट्राई प्रोटोनिक एसिड मान लेते हैं, या इसकी बेसिसिटी 3 मान लेते हैं, वही गड़बड़ हो जाता है। तो ये कैसा है, मोनोबेसिक एसिड है, इसकी बेसिसिटी 1 है। 141, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम एंड शेप ऑफ BrF3। BrF3 की शेप, ब्रोमीन एक हैलोजन है, हैलोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले शेल में, तो BrF के साथ ये 3 बना रहे हैं, 3 इसके ऐसे आ जाते हैं बेटा, और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे वो इस तरह से यहाँ 2 लॉन पेयर की फॉर्म में आ जाएंगे, और ये स्ट्रक्चर कैसी कहलाएगी, टी शेप। तो इसके पास 3 तो हैं बॉन्ड पेयर और 2 है लॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, और ये कैसी है, टी शेप में। तो आंसर क्या हो गया, ए। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है सब ये बेटा। 142, अमंग द ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच वन इज द लीस्ट बेसिक। इनमें सबसे कम बेसिक कौन है, सबसे कम बेसिक बेसिसिटी किस वजह से थी, नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर की वजह से। तो मैं यहाँ पे 3 हैलोजन की बजाय क्या यूज़ कर रहा हूँ, X यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर ये हो गया लॉन पेयर, तो बेसिसिटी इस लॉन पेयर की वजह से। अगर मैं यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाऊंगा तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, बेसिसिटी घट जाएगा। तो सबसे कम बेसिक कौन हो जाएगा, NF3, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सबसे कम कर देगा, नेगेटिव आई इफेक्ट कर देगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ए। विच पेयर ऑफ स्पीसीज इज आइसोस्ट्रक्चरल, HCF4 ये भी लीनियर होता है, ICl2 ये भी लीनियर होता है, तो यही दोनों है आइसोस्ट्रक्चरल। 144, डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ H3PO3 ऑन हीटिंग। क्यों हुआ डिस्प्रपोर्शनेशन, क्योंकि H3PO3 अभी यहाँ पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कन्वर्ट हो सकता है H3PO4 बनाकर, और लोअर वाली में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो इसलिए ये डिस्प्रपोर्शनेशन करेगा। तो इसमें हमसे इसने इसमें क्या पूछा है, H3PO3 का डिस्प्रपोर्शनेशन। तो इसके मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, 4H3PO3 हीटिंग जैसे ही हम इसको करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3H3PO4 में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस PS3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस यही कह रहा है कि किसमें, इसमें से क्या प्राप्त होगा, एक तो H3PO4 प्राप्त होगा हमको, और एक PS3। तो आंसर क्या हो जाएगा, H3PO4 प्लस PS3 से ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो आते हैं ग्रुप 18 में किसकी वजह से होता है, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस की वजह से। ठीक है, तो ये जैसे जैसे साइज बढ़ता है ये फोर्सेस बढ़ने लगता है, तो डाउन द ग्रुप जाने पर हमने पढ़ा है कि साइज इंक्रीज होता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ये। तो सबसे बड़ा साइज इसका, तो इसमें लंदन फोर्सेस सबसे ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी। क्वेश्चन नंबर 146 पे आते हैं, स्टेटमेंट 1, थैलियम थर्ड सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग। अभी कहा था थैलियम क्या है, ग्रुप 13 का मेंबर है, और डाउन द ग्रुप आने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है, इसलिए थैलियम के +1 वाले सॉल्ट ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो यही बोला है, थैलियम थर्ड सॉल्ट आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैन एल्यूमिनियम थर्ड। क्यों, क्योंकि थैलियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो करेक्ट हैं दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट हैं, और सेकंड एक्सप्लेन फर्स्ट, बिल्कुल 146 का ए आंसर हो गया।
147 पर आते हैं। असर्शन में क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेज आर वेरी लो। क्यों है, क्योंकि ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करते हैं, अकेले रहते हैं, मोनोएटॉमिक हैं, वीक डिस्पर्सन फोर्सेज इनके बीच में। तो बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, स्टेटमेंट 1, HNO3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल ठीक बात है जी। फिर कह रहा है वेयर है HNO2 एक्ट एज बोथ। HNO3 में नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया +5 में, लेकिन HNO2 में ये किस में है आपका +3 में। तो ये +3 से बढ़ा भी सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, घटा भी सकता है। तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम करेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करेगा। सेकंड क्या कह रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 +5। बिल्कुल ठीक। एंड HNO3 में ये +3 है, तो ये +3 से +5 में जा सकता है, ये वाला ये तो नहीं जा सकता अब आगे, इससे ज़्यादा तो शो नहीं करेगा नाइट्रोजन। तो ये वाला दोनों ही ठीक हो गए, बोथ है फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, एंड सेकंड एक्सप्लेन 1, ठीक है ये। 149, फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली 1 ऑक्सो एसिड HOF। रीजन कह रहा है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, ठीक है। इट लैक्स वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये भी बात ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट हो गए, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 150, आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। SF6 हमने पढ़ा है, ये केमिकली इनर्ट होता है टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के लिए ये केमिकली इनर्ट है। रीजन क्या कह रहा है फिर, 6 फ्लोरीन एटम स्टेरिकली प्रोटेक्ट द सेंट्रल सल्फर एटम। बिल्कुल ठीक बात है, ये बात भी, सल्फर ये है, F इस तरह से इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, तो कोई जल्दी से इस पर अटैक नहीं कर पाता, ठीक है। तो इस तरह से ये केमिकली इनर्ट हो जाता है, आंसर ए हो गया। ऑक्टाहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होती है। चलिए बेटा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपकी रात्रि शुभ हो। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।